मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से। और आप देख रहे हैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल। महावीर समता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज दोस्तों हम बात करेंगे, एक तो जो राजस्थान में क्रिकेट क्रिकेट नहीं, सॉरी, स्पोर्ट्स किट जो खरीदे गए थे, उसमें जो गोलमाल हुआ है, बड़ा घोटाला हुआ है उसमें, उस पर बात करेंगे। पहले भी हमने की थी बात इसके ऊपर। और दूसरी बात करेंगे, कल सुप्रीम कोर्ट से जो फैसले आए, बहुत ही अच्छे फैसले आए हैं और जनता के हित के फैसले हैं और संघ राज्य को मजबूत करने वाले फैसले हैं। मतलब हमारे लोकतंत्र के और संविधान के अनुरूप फैसले। तो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, सुना है कि खेल किट के में खेल करने वाले निदेशक महोदय को लंबे समय के लिए खेलने के लिए छुट्टी पर भेज दिया है। ये बेचारे शिक्षा निदेशक आईएएस आशिक कुमार के साथ सरकार ने बहुत बुरा किया। घटिया सामान जो उन्होंने बच्चों के लिए खेलने के लिए खरीदा था, उससे उन्हें ही खेलने भेज दिया। लंबे अवकाश पर गए हैं, साहब आएंगे तो किसी दूसरे विभाग में लाद देंगे। वैसे भी आईएएस अफसर तो सभी विभाग का जानकार होता है, उसको तो वो तो सब हर मर्ज की दवा है उसके पास। अब देखिए कि राजस्थान में बच्चों के लिए खेल किट राजस्थान की कंपनी से नहीं खरीदे, वो एक हरियाणा की कंपनी से खरीदे। और हरियाणा की भी कंपनी वो खेल के सामान बेचने वाली कंपनी नहीं है। तो ऐसे ऐसी कंपनी से क्या मजबूरी हुई कि खेल के सामान खरीदने पड़े। और ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि आपको राजस्थान में कोई भी ऐसा व्यक्ति या फर्म या कंपनी नहीं मिली कि जो आपके स्पोर्ट्स किट सप्लाई कर सके। और एक मतलब, चाहे देश की स्पोर्ट्स कंपनी होती तब भी ठीक है, लेकिन आपने तो एक किराना का काम करने वाले आदमी को स्पोर्ट्स का जो है ऑर्डर दे दिया। ये तो बहुत ही गड़बड़ बात हो गई। अब इसकी पड़ताल करेंगे। उनके ऊपर स्पोर्ट्स किट में, मतलब आशीष जो वो हैं मिस्टर डायरेक्टर, जो निदेशक महोदय हैं, आशीष 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 कुमार आशीष कुमार जो निदेशक महोदय हैं, उन्होंने पहले तो घटिया सामग्री खरीदी, करोड़ों रुपए का घोटाला किया और इस घोटाले के आने के बाद उनको लंबी छुट्टी पे भेज दिया। बताते हैं कि इसकी कोई जांच कमेटी भी नहीं बनी और आशीष कुमार का जो है डंका बजता है। आईएएस लॉबी में बहुत पावरफुल आदमी हैं और मंत्रिमंडल में भी उनकी मंत्रियों के भी साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और इसलिए जो है उन्हें इस समय बात को ठंडा करने के लिए छुट्टी पे भेज दिया, लंबी छुट्टी पे। और बात आई गई हो जाएगी तब उन्हें वापस लगा दिया जाएगा ला करके।
पर उनके ऊपर जो जो खरीद के जो घोटाले हैं उसकी जांच होनी चाहिए, और न केवल उसकी जांच होनी चाहिए खरीद के घोटाले की, और जो भी इसमें आशीष कुमार के साथ उस षड्यंत्र में शामिल थे इस घोटाले में, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो या शिक्षा कमिश्नर हो या और कोई हो, उन सब की भी जांच होनी चाहिए। और हमारा मानना तो ये है कि उसकी भी जांच होनी चाहिए जिसने इस खेल सामग्री को खरीदने का केंद्रीयकरण किया, केंद्रीयकृत खरीदने की बात की और ये व्यवस्था दी। क्योंकि इसके पहले जो है खेल का बजट आवंटित हो जाता था स्कूलों को, और स्कूल में प्रधानाध्यापक और वहाँ के जो पीटीआई होते थे वो मिलकर के जिन चीज़ों की ज़रूरत होती थी, जिन सामानों की ज़रूरत होती थी, वो खरीद लेते थे। अब इसमें क्या हुआ है कि आधा सामान ऐसा गया है स्कूलों में कि जो उन स्कूलों को ज़रूरत ही नहीं है, और जो ज़रूरत है वो सामान गया ही नहीं है। जैसे इस किट में क्रिकेट का जो बैट है, लकड़ी का बैट है, और उसके साथ प्लास्टिक की बॉल दे दी, जबकि खेलना बच्चों को चमड़े की बॉल से पड़ता है वहाँ पर टूर्नामेंट में, प्रतियोगिताओं में, और तो प्रैक्टिस भी उसी से होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने प्लास्टिक की बॉल थमा दी। प्लास्टिक की बॉल से प्रैक्टिस करके चमड़े की बॉल से खेलना मुश्किल काम है। तो इसी तरह से उन्होंने कबड्डी के लिए, मतलब जो है ना, वो कबड्डी जो आजकल वो मैट पे खेली जाती है, तो वो मैट दिया ही नहीं स्कूलों में। जहाँ ज़रूरत थी मैट की वहाँ स्कूलों में मैट नहीं दिया। जहाँ पर मुक्केबाजी जो खेल है उसके ग्लव्स नहीं दिए, हेलमेट नहीं दिया। इस तरह से कई चीज़ें जो है गड़बड़ा गई है, और ये हुआ है सिर्फ केंद्रीकृत करने की वजह से। तो सबसे पहले जांच तो इसकी होनी चाहिए कि ये खरीद की जो व्यवस्था है ये केंद्रीकृत किसने की, और उसके बाद ये सारी जांच होनी चाहिए भाई कि ये जो है क्यों हरियाणा की कंपनी से खरीदा गया, क्यों गलत सामान खरीद लिया गया, क्यों जो है मतलब बच्चों को इससे कितना नुकसान होगा, ये सारी चीज़ें उसके बाद में आती है। और ये भी जांच होनी चाहिए कि इसमें शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का कितना सहयोग था, कितना हाथ है, कितना उस षड्यंत्र में शामिल है, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। और ये क्यों किया, मतलब, और ये केंद्रीकृत व्यवस्था क्यों की? जब विकेंद्रीकृत व्यवस्था थी तो ज़्यादा अच्छी तरह से जो है लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही थी, तो ये ऐसा क्यों किया गया? जांच तो और भी कई विषय हैं दोस्तों। शिक्षा के अंदर प्रदेशों में जो निजी स्कूलें हैं उसमें फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं वो लागू नहीं हो रहे हैं। ये एक बार मैं फिर पढ़ता हूँ इसको कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश निजी स्कूलों में फीस के जो आदेश हैं वो लागू नहीं हो रहे हैं। तो ये कौन नहीं होने दे रहा है, या इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? क्यों रोके रखा है किसी ने? इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्यों नहीं निजी स्कूलों में लागू होते हैं? और प्रदेश में निजी शिक्षा माफिया सरकार को जो सरकारी संरक्षण मिल रहा है इसकी भी जांच होनी चाहिए। प्रदेश में फैल रहे कोचिंग माफिया और उसमें हो रही आत्महत्याओं की भी जांच होनी चाहिए। मतलब आप देखिए बच्चे कितने उमंग से पढ़ने जाते हैं शिक्षा, और बच्चों के अभिभावक कितना पैसा खर्च करते हैं उनके लिए, हॉस्टल का, फीसों का, बड़ी महंगी महंगी कोचिंग होती है, और फिर भी वहाँ जाकर के फिर उनको आत्महत्या करनी पड़ती है क्योंकि वो उसके अनुरूप नहीं कर पाते हैं।
तो ये क्यों, मतलब शिक्षा जो है, स्कूल और कॉलेज किसके लिए खोले जब आपको ट्यूशन ही और कोचिंग ही करनी है या करवानी है या पढ़ने पढ़ाने वहीं जाना है। तो अभी ऐसा भी देखा गया है कि जो कॉलेजेस में और स्कूलों में टीचर्स हैं वो कॉलेजेस में तो नहीं पढ़ाते हैं और कोचिंग क्लासेस में पढ़ाते हैं। तो ये एक गलत परिपाटी है। हम इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा का निजीकरण बंद होना चाहिए, राष्ट्रीयकरण लागू होना चाहिए। निजी निजी विश्वविद्यालयों का तो बहुत ही खराब रिकॉर्ड है। ये सिर्फ डिग्री बांटने में और पैसा लेकर के डिग्रियां बांटने का में विश्वास करते हैं, और इसलिए इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। और ये लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी राजस्थान की सरकार है, भजन लाल जी की सरकार, इसकी भी अपनी लिमिटेशंस है। ये अपने मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती। अगर जांच बिठानी है तो वो भी नरेंद्र मोदी सरकार पर्ची भेजेगी कि भाई इसकी जांच बिठाओ, तब जांच बैठेगी। खुद अपनी तरफ से कुछ भी कर नहीं सकते। और इसलिए भी ये एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बढ़िया फैसला दिया, हालांकि वो चौंकाने वाला था। और उन्होंने ये कहा है, मैं आपको अखबार में भी छपा था कल, मैं दिखाता हूँ अगर मिल जाए अखबार मेरे को यहाँ पे। नहीं, चलो खैर। उन्होंने ये कहा कि यूपी में जो, मतलब यूपी सरकार के बारे में, जो यूपी सरकार ने ये आम प्रचार बना रखा है कि बुलडोजर वाले बाबा में लॉ एंड ऑर्डर चाक चौकस है, और बिल्कुल अपनी पीठ थपथपाते रहे, थकते नहीं है जो योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की चौपट हो गया है, कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब ये एकदम यूपी सरकार पर सीधा प्रहार है। लेकिन वहां तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी रद्दी की टोकरी में डाला जा रहा है। अब ऐसे प्रदेश में क्या कर सकते। और यूपी में तो योगी जी कहते हैं कि कानून का राज इतना है कि या तो अपराधी जेल में हैं या यूपी छोड़कर दूसरे प्रदेशों में चले गए हैं। लेकिन उसी प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी दी है या जो फैसला दिया है, वो पूरी तरह यूपी सरकार को भी चौंकाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार, मतलब फैसला भी संजय कुमार ने दिया है, और उनके साथ जो है जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ थी। यूपी के डीजीपी गौतम बुद्ध नगर के थाना प्रभारी से मामले में आपराधिक कानून, दीवानी मामले में आपराधिक कानून क्यों लागू किए जा रहे हैं, ये उन्होंने पूछा था। मतलब सिविल सूट है और उसको आप क्रिमिनल धाराएं लगा दो, तो ये तो मतलब संविधान की अवहेलना ही हुई ना, बिल्कुल। तो उन्होंने पूछा कि भाई, ये पुलिस अफसर से ये पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं कि सिविल सूट है उसके ऊपर क्रिमिनल धारा लगा देते हैं। तो आप जवाब सुनिए पुलिस का। पुलिस कहती है कि आपराधिक मामलों में, क्रिमिनल कानूनों में, नहीं, ये सिविल दीवानी मामलों में, सिविल आपराधिक मामलों में समय बहुत लगता है फैसला फैसला होने में। इसलिए हम क्रिमिनल धारा जोड़ देते हैं उसमें और जल्दी फैसला हो जाता है। तो ये मतलब तो कानून का दुरुपयोग हो गया। और मतलब दीवानी मामलों में एफआईआर भी लगा देते हैं, और
कानून का दुरुपयोग करके उसको डरा धमका करके आदमी को और फैसला करवा लेते हैं। मतलब ये जो तरीका है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल उन्होंने कहा कि कोई न्याय व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल चौपट हो गई है और यूपी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला मैंने आपको बताया, ये यूपी के सरकार के लिए एक बैड रिमार्क की तरह देखा जाना चाहिए। बिल्कुल ये मतलब उनके कामकाज पर एक टिप्पणी है। जो वो ये जो अभी कुंभ हुआ उसमें खूब वाहवाही लूटी, जबकि इतनी अव्यवस्था थी उसमें कि भगदड़े मच गई, लाखों मतलब सैकड़ों लोग मर गए। और वो लिस्ट जो है आज तक नहीं दी, जो 30 आदमी वो मान रहे हैं कि मरे, उनकी भी लिस्ट नहीं है, मुआवजे का पता नहीं है, और घटनाओं को स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। मतलब ये इससे बड़ी और क्या वो हो सकती है कि जो घटनाएं वहां हुई है उसको भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। और जाम लगे, लंबे लंबे जाम, 30-30, 40-40, 50-50 किलोमीटर लंबे जाम, और फिर भी वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो कल एक और फैसला आया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का, और वो भी बहुत दिलचस्प फैसला है, बल्कि वो और उत्कृष्ट फैसला है। मतलब यूपी सरकार के विरुद्ध जो फैसला था वो भी ऐतिहासिक फैसला था, और उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार की कानून व्यवस्था को खोल के रख दिया पूरी तरह से। और किस तरह से कानून का दुरुपयोग पुलिस स्वयं कर रही है, मतलब सरकार और पुलिस मिलकर के कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको खुला कर दिया। उन्होंने बता दिया कि ये जो है यूपी की पुलिस किस तरह से लोगों के साथ एक अवैध काम कर रही है। ऐसा ही एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए विधानसभा से पास विधेयक न भेजने और अपने पास सुरक्षित रख लेने के ऊपर दिया। यह अवैध, उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि विधानसभा से पास जो बिल होते हैं, जो विधेयक होते हैं, उनको तत्काल मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजना चाहिए, और राज्यपाल को ये कोई विवेकाधिकार नहीं है कि वो उनको रोक के रखे अपने पास, और मर्जी हो जो भेजे और मर्जी हो जो नहीं भेजे, ये वो नहीं कर सकता है। और ये एक बिल्कुल अवैध कार्रवाई है, और ये संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने ये फैसला दिया और कहा कि संविधान में आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल के पास कोई विवेकाधिकार नहीं होता है, और उन्हें मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर अनिवार्य रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को संविधान के तहत अपने कार्यों को ईमानदारी से करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने और भी कई पाठ राज्यपाल को पढ़ाए। बेशक ये फैसला तमिलनाडु के राज्यपाल के आचरण के विरुद्ध था, लेकिन ये फैसला मोदी सरकार के सभी राज्यपालों के कामकाज पर एक जबरदस्त टिप्पणी है, क्योंकि मोदी सरकार के सभी राज्यपाल जो विशेष तौर से जो विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं जहां जिन जिन प्रदेशों में, वहां राज्यपाल संविधान को ठेंगा दिखा रहा है और राज्य सरकार के कामकाज में अड़चने पैदा कर रहा है। जबकि कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल का काम है कि वहाँ की सरकार सुचारू रूप से चालू रहे, उसको मदद करनी चाहिए, न कि अवरोध खड़े करने चाहिए।
लेकिन राज्यपाल कई कई प्रदेशों में तो अ, अपने तरह से काम कर रहे हैं, और कहीं कहीं तो सुपर चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। मतलब विधानसभा में नहीं जाते हैं वो, लेकिन बाकी कार्रवाइयां वो ऐसे कर रहे हैं जैसे वो उस प्रदेश के सुपर चीफ मिनिस्टर हों। पूरी मशीनरी को अपने ग्रिप में कर रखा है। जगह जगह पुलिस को जो है अपने आदेश से भेजते हैं कि आप ये करो वो करो। तो मतलब एक तरह से वो कोई एग्जीक्यूटिव पोस्ट नहीं है। राज्यपाल की पोस्ट एक संवैधानिक पोस्ट है, और उनको सिर्फ अ, प्रदेश की सरकार के सहायता से या उनकी सलाह से ही काम करना पड़ता है। लेकिन भाजपा की है, अपनी मर्जी से काम करते हैं। अब आप देखिए कि ऐसे कई उदाहरण हैं। मतलब मैं आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी ने पहले तो बिना मतलब बहुमत के 6:30 बजे बहुमत का फैसला न होने के पहले ही उसको फडणवीस की को शपथ दिला दी। 5 बजे, 5:30, 6 बजे करीब उनको घर पे बुला करके और चीफ मिनिस्टर की शपथ दिलवा दी। वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए तो सरकार गिर गई, और उद्धव ठाकरे की सरकार बनाना मजबूरी हो गया उनकी, तो बनाई। लेकिन उस सरकार को 2-2.5 साल बाद षड्यंत्र करके, शिंदे को तोड़ करके, उसको एमएलए को तोड़ करके, और वहां का जो अध्यक्ष था, जो विधानसभा का अध्यक्ष था, वो भी उस षड्यंत्र में मिला हुआ था। लेकिन उस तोड़ करके उसको सरकार दिला दी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अवैध काम है, और ये सरकार अवैध सरकार है। दुर्भाग्य ये है कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये अवैध सरकार है, वो सुप्रीम कोर्ट 1 साल तक उस सरकार को, 2.5 साल तक उस सरकार को झेलता रहा, हटाया नहीं। जबकि सो मोटो हटाना चाहिए था। मतलब ये तो कह ही सकते थे कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट को ये अवैध है सरकार, तो इसका आप राष्ट्रपति शासन लागू करो और नए चुनाव करवाओ। ये आदेश देने में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों चूक की, मेरी समझ के बाहर है। इसी तरह हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं अभी, जगदीप धनखड़ साहब, आप तो जानते ही हैं कि ये बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे, और राज्यपाल बंगाल में किस तरह से इन्होंने ममता बनर्जी को तंग किया, और वो पुरुलिया और पता नहीं एक दो जगह जो जहाँ कुछ भी नहीं था, मतलब बाद में संदेश खाली, और उसको कितना मुद्दा बनाया इन्होंने उस समय, और पुलिस को और सब। मतलब कितनी बार आप वहां जा जा करके लोगों को भड़काने का काम किया, सांप्रदायिकता भड़काने का काम किया जगदीप धनखड़ साहब ने जब राज्यपाल थे, और ममता बनर्जी की सरकार को चलाने की मुश्किल कर दी। और उसी का उपहार मिला है इनको, ये उपराष्ट्रपति पद बनाया। जो नरेंद्र मोदी सरकार ने इनको उपराष्ट्रपति बनाया, ये उसी उनके काम का, अवैध कामों का, मतलब जो सरकार राज्यपाल को जो नहीं करने चाहिए वो काम करने का उपहार में आपको उपराष्ट्रपति पद मिला है। और उपराष्ट्रपति पद पे भी आपका आचरण विपक्ष के प्रति सही नहीं है, और अभी भी वो विपक्ष को टोकते हैं, बोलने नहीं देते हैं, बात नहीं करने देते हैं सभापति के रूप में। और एक तरह से वो जो वेस्ट बंगाल की जो उनकी, और निर्लज्जता से सरकार के पक्ष में बयान देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, कोर्ट के खिलाफ बयान देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान देते हैं, और इस आशा में है कि कहीं उपराष्ट्रपति बन जाएं। इस तरह से बटरिंग चमचागिरी करें नरेंद्र मोदी सरकार की, कि वो जो है हमें उपराष्ट्रपति पद दे दे। मतलब ये ठीक है, आप उपराष्ट्रपति बनने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अवैध काम तो मत करिए। संविधान जो आप, संविधान ने जो भूमिका तय की है आपके लिए, उस पर काम करिए। इसी तरह से
केरल के राज्यपाल थे आरिफ मोहम्मद आरिफ खान, जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे किसी जमाने में और फिर भाजपा में आ गए, और अब जो है राज्यपाल हैं केरल के। तो केरल में भी जो साम्यवादी सरकार है उसके हाथ पांव बांध रखे थे इन्होंने भी बिल पास नहीं, बिल बिल जो पास हुए उनको राष्ट्रपति को नहीं भेजते थे, ये भी डिले करते थे, पड़े रहते थे। कोर्ट ने जब इनको धमकाया तब जाकर के इन्होंने भी भेजे। और अभी ये जो है और उस सरकार के काम में रोड़े अटकाने के उपहार स्वरूप इनको बिहार में भेजा है, और बिहार में एक नया टास्क दिया है इनको, और ये टास्क है बिहार में बीजेपी की सरकार बनवाना। मतलब अभी चुनाव है नवंबर में, और अभी भेजा है जनवरी फरवरी में इनको यहाँ पे। तो इसी टास्क के साथ भेजा है कि नीतीश कुमार की सरकार ट्रपल डाउन हो जाए किसी तरह से, मतलब उनके इतने लोग नहीं जीत के आए कि वो मुख्यमंत्री बन सकें, और किसी तरह से अगर ये ऐसा हो भी जाए तो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में सरकार बने। ये टास्क जो है मोहम्मद आरिफ खान को सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। मुझे ऐसा लगता है, पक्का मैं इसको प्रमाणित तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस टास्क के साथ वो बिहार आए हैं, और इनके भी मन में ये हसरत है कि राज्यपाल से अब मैं उपराष्ट्रपति बन जाऊं। तो हो सकता है कि ये टास्क पूरा कर दें तो इनको नरेंद्र मोदी सरकार खुश होकर के उपराष्ट्रपति पद से नवाज दे। वैसे भी नरेंद्र मोदी सरकार को एक मुस्लिम चेहरे की जरूरत है, तो राज्यपाल से उपराष्ट्रपति बना देंगे तो कहने को मिल जाएगा, देखो हमने तो अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बनाए, उपराष्ट्रपति बनाया, हमने जाट उपराष्ट्रपति बनाया, अभी जैसे कह रहे हैं कि हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाई, और इसके पहले कहते थे कि हमने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया। लेकिन उन राष्ट्रपतियों ने किया क्या? मतलब सवाल ये है कि आपने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तो आपने आदिवासी बनाई, लेकिन आदिवासियों के विरुद्ध वो स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं, आप कानून बना रहे हैं, उनके अधिकार छीन रहे हैं, उनके जल जंगल जमीन से उनको खदेड़ने का काम कर रहे हैं। तो फिर मणिपुर में आदिवासियों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, फिर इन आदिवासी राष्ट्रपति के बने रहने का क्या मतलब है? ये आप भी सोचें, और इसके लिए मैं यहीं पे इसको वीडियो को समाप्त करता हूं। और लंबा है थोड़ा, लेकिन आपको पूरा देखना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, और इसमें कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर एक और किसी